हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मुर्गी के पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि वीडियो आज थोड़ा सा कम आया क्योंकि कुछ काम आ गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो दे दूंगा जिसको आप लोग देख लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैराथन क्लास भी दे दिया जाएगा, आप लोग मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कुक्कुट का पाचन एवं पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। तो कुक्कुट के पाचन तंत्र में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कुक्कुट की जो पाचन तंत्र होती है उसमें कुछ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इनके आहार नली का छोटा होना मांसाहारियों का लक्षण है, तथा चरबड़ी जो गिजर्ड होती है उसकी मंथन क्रिया शाकाहारियों के लक्षण है, ठीक है। पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग अंग शामिल होते हैं। कौन कौन से अंग देख लीजिए। चोच हो गया, मुंह, ग्रास नली, अग्नाशय, ग्रंथिल जठर, पेसड़ी मतलब जरबड़ी, अग्नाशय, यकृत, छोटी तथा बड़ी आंत और मल द्वार। तो इतने सब कुछ पाए जाते हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसको आप लोग एक पॉइंट पहले इसको बना लीजिएगा कि कुक्कुट के पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। चोच, मुंह, ग्रास नली, अग्नाशय, ग्रंथिल जठर, चरबड़ी, अग्नाशय, यकृत, छोटी तथा बड़ी आंत, मल द्वार, ठीक है। देखिए, पहले मैं आप लोग बताऊंगा इन सभी का कार्य क्या है, उसके बाद फिगर के माध्यम से ऊपर बताऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, चोच के बारे में। चोच, तो चोच जो होता है वह सिर में आगे की ओर स्थित होती है। चोच के दो भाग होते हैं, पहला ऊपरी भाग और दूसरा निचला भाग। ऊपरी भाग कुछ बड़ा होता है जो नीचे मुड़कर निचले भाग को ढका रहता है। पक्षी शरीर को खुजलाने और दुश्मन से रक्षा करने का कार्य चोच की सहायता से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कुक्कुट में चोच होता है, यह इसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग होता है और दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाला जो भाग होता है वह थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे मुड़ा हुआ होता है। पक्षी शरीर को खुजलाने और दुश्मन से रक्षा करने के लिए चोच का यूज करते हैं। कुक्कुटों में कभी कभी स्वजाति भक्षण की भी आदत हो जाती है। इस स्वभाव वाले पक्षी प्रायः अन्य पक्षियों को नोचते हैं। ऐसी दशा में उनके चोच का नुकीला सिरा काटा जाता है, और ये जो नुकीला सिरा काटा जाता है, इसको काटने की प्रक्रिया को डी बेकिंग बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चोच की काटने की प्रक्रिया को डी बेकिंग बोला जाता है, एग्जाम में पूछता है डी बेकिंग। तो चोच को आप लोगों ने देख लिया कि जो चोच होता है वो कुक्कुटों में पाए जाने वाला सबसे आगे का भाग होता है, ठीक है। जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला। ऊपर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, जो आगे आकर नुकीला टाइप में होता है, नीचे मुड़ा हुआ होता है। जो कुक्कुट होते हैं वो अपने शरीर को खुजलाने के लिए और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए इसका यूज करते हैं। कुक्कुट में कभी कभी स्वजाति भक्षण करने की भी आदत होती है, इसलिए ये जो नीचे नुकीला सा मुड़ा हुआ उसका चोच होता है उसको काट दिया जाता है। इसको काटने की प्रक्रिया को डीबेकिंग बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है मुख। चोच के बाद आता है मुख। तो मुख का क्या कार्य होता है, तो चोच के पीछे अंदर की ओर मुख होता है। चोच के पीछे अंदर की ओर मुख होता है। इनके मुख में होंठ तथा दांत नहीं होते हैं, ठीक है। कुक्कुट के मुख में होंठ तथा दांत नहीं होते हैं। मुख के अंदर तिकोनी जीभ होती है, ठीक है। देखिए, जो कुक्कुट होते हैं उनके मुख में होंठ तथा दांत नहीं होते हैं। मुख के अंदर तिकोनी जीभ होती है, जिसका नुकीला सिरा आगे की ओर होता है। जीभ के पिछले भाग पर कांटे की आकृति की कुछ उभार होती है, जो जीभ को आगे पीछे चलाकर भोजन को अंदर ले जाने में सहायता करती है। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार निकलकर भोजन को चिकना करती है तथा उसे पचाने में सहायता करती है, ठीक है। तो देखिए, इतना मुख का कार्य होता है। चोच के बाद आता है मुख, मतलब कह देंगे कि चोच के बाद वाला भाग होता है, ठीक है। कुक्कुट के मुख में होंठ और दांत नहीं होते हैं। मुख के अंदर तिकोनी जीभ होती है, जिसका नुकीला सिरा आगे की ओर रहता है। जीभ के पिछले भाग पर कांटे की आकृति की कुछ उभार होती है, जो जीभ को आगे पीछे चलाकर भोजन को अंदर लेने में सहायता करती है। मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार निकलकर भोजन को चिकना कर देती है तथा उसे पचाने में सहायता करती है। इसके बाद आता है ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली, तो यह एक लचीली, खोखली तथा मांसल नलिका होती है। ग्रास नली जिससे भोजन को अंदर लिया, जैसे हम लोगों का ग्रास नली है वैसे उनका भी एक ग्रास नली होता है, जो भोजन को क्या करता है, अंदर लेने का काम करता है। यह एक लचीला, खोखला तथा मांसल नलिका होती है, जो ग्रसनी से लेकर अन्नपुट से होते हुए ग्रंथिल जठर तक फैली रहती है, ठीक है। देखिए, कहाँ से कहाँ तक होती है, जो ग्रसनी से लेकर, फेनिक्स से लेकर अन्नपुट से होते हुए ग्रंथिल जठर तक फैली रहती है। यह अंदर से श्लेष्म ग्रंथि द्वारा चिकनी की जाती है। किसके द्वारा चिकनी की जाती है, श्लेष्म ग्रंथि द्वारा चिकनी की जाती है तथा भोजन को
आगे जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, तो ग्रास नली को बारे में आप लोग जान लीजिए अच्छा से। तो ग्रास नली जो होता है ये तीसरा भाग होता है आगे से, जो क्या करता है, यह एक लचीली खोखली तथा मांसल नलिका होती है जो ग्रसनी से लेकर अन्नपूट से होते हुए ग्रंथिल जठर तक फैली रहती है। यह अंदर से श्लेष्म ग्रंथि द्वारा चिकनी की जाती है तथा भोजन को आगे जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। आगे देखते हैं, इसके बाद होता है अग्नाशय, क्रॉप। तो क्रॉप जो होता है वह, सॉरी अग्नाशय नहीं, अन्नाशय। देखिए इसको याद रखिएगा, अन्नाशय और अग्नाशय में बहुत अंतर है। यह अन्नाशय है, ठीक है। तो अन्नाशय आहार नली का एक अंग होता है। यह भोजन के अस्थायी भंडारण का कार्य करने वाले थैले के समान होता है। इसमें भोजन को कुछ गीला और मुलायम किया जाता है। अभी आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है अभी आगे मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बस एक बार थोड़ा थोड़ा जानते रहिए कि किसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय आहार नली का ही एक अंग होता है। यह भोजन के अस्थायी भंडारण का कार्य करने वाला थैले के समान होता है। इसमें भोजन को कुछ गीला और मुलायम किया जाता है। अग्नाशय में भोजन को कुछ गीला और मुलायम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है ग्रंथिल जठर। तो इसमें इसे ग्रंथिल अमाशय भी कहते हैं। ग्रंथिल जठर को ग्रंथिल अमाशय भी कहते हैं। यह मोटी नली नुमा रचना होती है जो गिजाड़ तक पहुंचती है, जो चरबड़ी तक, गिजाड़ तक पहुंचती है। इसमें भोजन बहुत कम समय तक रहता है। ग्रंथिल जठर में भोजन बहुत कम समय तक रहता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन की कुछ मात्रा को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रंथिल जठर। आगे देखेंगे चरबड़ी गिजाड़। तो गिजाड़ क्या होता है? तो यह मांसल चपटी और लगभग गोल रचना होती है। गिजाड़ जो होती है मांसल चपटी और लगभग गोल रचना होती है जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। जो क्या करती है? मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला हुआ होता है, ठीक है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला होता है। चरबड़ी की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। चरबड़ी होता है उसकी मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती है। भोजन के साथ खिलाए गए शीत बालुका, जिसे ग्रिट बोला जाता है, इस अंग में भंडारित होकर दांत का कार्य करती हैं। जब भोजन पीसकर बारीक हो जाता है तब वह ग्रहणी में चला जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को सब स्टेप समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। अभी बस थोड़ा सा वेट करिए, मतलब थोड़ा सा एक बार पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या होता है, किसका थोड़ा सा कार्य क्या होता है। थोड़ा थोड़ा जाने रहेंगे तो फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अग्नाशय। तो देखिए वहां पर अन्नाशय था और यहाँ पर अग्नाशय है। तो चरबड़ी के नीचे छोटी आंत का यू आकार का भाग ग्रहणी कहलाता है। चरबड़ी के नीचे यू आकार का भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। इसी के बीच में अग्नाशय स्थित रहता है जिसमें से अग्नाशय रस निकलता है जो अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी के निचले भाग में पहुंचा दिया जाता है। अग्नाशय रस प्रोटीन, वसा और स्टार्च को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। आगे देखेंगे यकृत, लीवर। तो यकृत में उपस्थित पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। यह रस पित्त वाहिनी द्वारा आंत में पहुंचाया जाता है। भोजन जैसे ही ग्रहणी से बाहर आ जाता है वैसे ही पित्ताशय सिकुड़ जाता है। यह रस भोजन से मिलकर वसा को पचाने में बहुत सहायता पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत ग्रहणी से ही प्रारंभ होती है और पीछे तक एक पतली नली के रूप में सीकम तक फैली रहती है, ठीक है। जो छोटी आंत होती है वह ग्रहणी से ही प्रारंभ होती है और पीछे तक एक पतली नली के रूप में सीकम तक फैली रहती है। इसमें भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन जो होता है वह लगभग 3 घंटे तक रहता है। इसमें भोजन का पाचन तथा शोषण होता है। इसमें पाए जाने वाले एमाइलेज, इन्वर्टेज तथा प्रोटीएज एंजाइम भोजन को पूरी तरह से पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। छोटी आंत की। बड़ी आंत क्या करता है? तो बड़ी आंत छोटी आंत के पीछे बड़ी आंत होती है। छोटी आंत के पीछे होता है वह बड़ी आंत होता है। सीकम, कोलन तथा रेक्टम से मिलकर बड़ी आंत का निर्माण होता है। बड़ी आंत का पहला भाग सीकम होता है जो दो एक तरफ खुलने वाली नलिकाओं से बना होता है, ठीक है। जो दो एक तरफ से खुलने वाली नलिकाओं से बना होता है। इसका कार्य रेशे को पचाने में सहायता करना है। इसके पीछे कोलन स्थित होता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है जो मल द्वार में खुलता है। इससे मल एकत्रित रहता है और समय समय पर बाहर निकलता है। मल जिस द्वार से निकलता है उसे वेंट कहते हैं। मल द्वार से मूत्र तंत्र और प्रजनन तंत्र भी खुलते हैं, ठीक है। तो यह था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कुक्कुट का। अब चलिए आप लोगों को फिगर के माध्यम से एक बार मैं दिखाता हूं और समझाता हूं। आप लोग देखिए अभी 2 मिनट के अंदर इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका फिगर है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले चोंच के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे?
चोंच के बारे में। तो चोंच का क्या कार्य होता है, तो जो देखिए कुक्कुट में जो चोंच होता है यह सिर में आगे की ओर स्थित होता है। चोंच के दो भाग होते हैं, ठीक है। चोंच के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, पहला ऊपरी भाग और दूसरा निचला भाग। ऊपरी भाग कुछ बड़ा होता है जो नीचे मुड़कर निचले भाग को ढक लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा नीचे आकर निचले भाग को ढक लिया है, ठीक है। तो यह जो होता है पक्षी को शरीर खुजलाने और दुश्मन से रक्षा करने का कार्य करता है। कुक्कुटों में कभी कभी स्वजाति भक्षण की आदत भी हो जाती है। इस स्वभाव वाले पक्षी प्रायः अन्य पक्षियों को नोचते हैं। ऐसी दशा में उनके नोच, इसलिए यहाँ पे देखिए जो नुकीला यहाँ पर चोंच है इसको क्या करेंगे, यहीं से काट देते हैं, ठीक है। इसको काट के सही कर देते हैं। इससे इस काटने की प्रक्रिया को बोला था डीबेकिंग। इसके बाद आता है मुख। मुख का क्या कार्य होता है, मुख देखिए जो है यहाँ से देखिए ये चोंच है, चोंच के पीछे वाला भाग होता है, चोंच के अंदर की ओर मुख होता है, ठीक है। तो कुक्कुट के मुख के अंदर जो होता है वो होंठ और दांत नहीं होते हैं। मुख के अंदर तिकोनी जीभ होती है। मुख के अंदर क्या होती है, तिकोनी जीभ होती है, जिसका नुकीला सिरा आगे की ओर होता है। जीभ के पिछले भाग पर कांटे की आकृति कुछ उभार होती है। जीभ के भाग पर कांटे की आकृति कुछ उभार होती है जो जीभ को आगे पीछे चलाकर भोजन को अंदर ले जाने में सहायता करती है। मुख से लार ग्रंथियां होती हैं, मुख में लार ग्रंथियां होती है जिससे लार निकलकर भोजन को चिकना कर देता है। उसका होता है ग्रास नली। यहाँ पर देखिए ग्रास नली है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रास नली है, ये जो है ये ग्रास नली है, ठीक है। तो ग्रास नली क्या करता है, तो ग्रास नली एक लचीली खोखली तथा मांसल नलिका होती है। जैसे हम लोगों का एक ग्रास नली होता है उसी प्रकार से इसका भी एक ग्रास नली होता है, ठीक है, जो खोखली तथा मांसल नलिका होती है, जो ग्रसनी से लेकर ग्रसनी से लेकर कहाँ तक होता है, जो ग्रसनी से लेकर अन्नपूट से होते हुए ग्रंथिल जठर तक फैला हुआ होता है। ग्रंथिल जठर तक फैला हुआ होता है, ठीक है। ग्रंथिल जठर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, क्या, ग्रास नली। तो इसको याद रखिएगा कि जो ग्रास नली होता है वह ग्रसनी से लेकर अन्नपूट से होते हुए ग्रंथिल जठर तक फैला हुआ होता है, ठीक है। यह अंदर से श्लेष्म ग्रंथि द्वारा चिकनी की जाती है और तथा भोजन को आगे ले जाने के लिए रास्ता देती है। जो ग्रास नली होती है यह क्या करती है, यह अंदर से श्लेष्म ग्रंथि द्वारा चिकनी की जाती है तथा भोजन को आगे ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ग्रंथिल जठर, इसके बाद होता है अग्नाशय, क्रॉप। तो यह क्रॉप देखिए यहाँ पर है, ये जो है ना यहाँ पर ये क्रॉप है। क्रॉप जो होता है यह अन्नाशय आहार नली का एक अंग होता है। आहार नली का ही एक अंग होता है ग्रास, जो क्या करता है, भोजन के अस्थायी भंडारण का कार्य करने वाला थैले के समान होता है। इसमें भोजन को कुछ गीला और मुलायम किया जाता है। इस क्रॉप में भोजन को कुछ गीला और मुलायम किया जाता है। इसके बाद ग्रंथिल जठर, अग्नाशय के बाद आता है ग्रंथिल जठर में, यहाँ पर देखिए आता है फिर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए यह इसका मुंह हो गया। मुंह के बाद यहाँ से मान लीजिए यदि कुछ खाया इसने कुक्कुट ने तो यह कहाँ पे जाएगा, मुंह में आएगा। मुंह से कहाँ पर आएगा, तो मुंह में जाने के बाद ग्रास नली से होते हुए क्रॉप में आएगा। क्रॉप के बाद प्रोवेंटिकुलम में आएगा, ठीक। प्रोवेंटिकुलम मतलब होता है आप लोगों को ग्रंथिल जठर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोवेंटिकुलम मतलब होता है ग्रंथिल जठर। तो यहाँ ग्रंथिल जठर में आएगा। ग्रंथिल जठर में क्या होता है, तो ग्रंथिल जठर को ग्रंथिल अमाशय भी कहते हैं। यह मोटी नाली नुमा, देखिए यहाँ पर यह थोड़ी सी मोटी है और नाली नुमा आकार की होती है, ठीक है, रचना होती है, जो चरबड़ी तक पहुंचती है। जो कहाँ तक पहुंचती है, चरबड़ी तक। देखिए यहाँ से लेकर यह चरबड़ी है, चरबड़ी यहाँ तक गिजाड़ तक पहुंचती है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, नाली नुमा रचना होती है जो चरबड़ी तक पहुंचती है। इसमें भोजन बहुत कम समय तक रह सकता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक तथा पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन की कुछ मात्रा को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आता है। इसके बाद कहाँ पे आता है, चरबड़ी में। अब चरबड़ी में आता है तो चरबड़ी क्या करती है, तो चरबड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चरबड़ी जो होता है यह एक मांसल चपटी और लगभग गोल रचना होती है जो मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करती है। चरबड़ी क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। इसका ऊपरी हिस्सा ग्रंथिल जठर और निचला हिस्सा ग्रहणी से मिला हुआ होता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह देखिए यहाँ से ग्रंथिल जठर से, और निचला हिस्सा जो इसका है वह जठर से, और निचला हिस्सा जो है किससे मिला हुआ है, जठर से मिला हुआ है, ग्रंथिल जठर से मिला हुआ है। जो इसकी मांसपेशियां होती है बहुत ही मजबूत होती हैं। भोजन के साथ खिलाए गए जो भी ग्रीट होते हैं इस अंग में भंडारित होकर दांत का कार्य करते हैं। भोजन के साथ खिलाए गए जो भी ग्रीट होते हैं इस अंग में भंडारित होकर किसका कार्य करते हैं, ग्रीट का कार्य करते हैं, जो भोजन को पीसकर बारीक बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ पर चला जाता है, इसके बाद वह चला जाता है
आप लोगों का अग्नाशय में, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पर देखिए भोजन को पीसा जाता है, इसके बाद अग्नाशय में आ जाता है, ठीक है। अग्नाशय में क्या होता है, तो चरबड़ी को नीचे छोटी आंत का यू आकार का भाग ग्रहणी कहलाता है, ठीक है। चरबड़ी के नीचे, ठीक है, चरबड़ी या चरबड़ी के नीचे या चरबड़ी इसके नीचे जो छोटी आकार के जो छोटी यू आकार वाला भाग है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसी भाग को ग्रहणी बोला जाता है, ठीक है। इसी के बीच में अग्नाशय स्थिर रहता है, इसी के बीच में जो अग्नाशय होता है इसी के बीच में स्थिर रहता है, जिसमें से अग्नाशय रस निकलता है, जो अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी के निचले भाग में पहुंचा दिया जाता है, और अग्नाशय रस प्रोटीन, वसा और स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। इसके बाद होता है लीवर। लीवर मतलब बोलते हैं यकृत। यकृत कहाँ पर होता है, तो देखिए यकृत होता है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर, यहाँ तक आने के बाद देखिए इधर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए लीवर है, यहाँ पर यकृत है। यकृत क्या करता है, यकृत सुनिए, यकृत में उपस्थित पित्ताशय, यकृत में उपस्थित जो पित्ताशय होता है, यहाँ पर देखिए जो पित्ताशय है, यह सब देखिए यकृत है, ठीक है। इसमें एक पित्ताशय उपस्थित होता है, तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, यह रस पित्त वाहिनी द्वारा आंत में पहुंच जाता है। भोजन जैसे ही ग्रहणी से बाहर आता है वैसे ही पित्ताशय सिकुड़ जाता है। देखिए भोजन जो होता है जैसे ही इस ग्रहणी से बाहर आएगा वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ये पित्ताशय जो होगा वह सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा, भोजन जैसे ही ग्रहणी से बाहर जाता है वैसे ही पित्ताशय सिकुड़ जाता है। यह रस भोजन से मिलकर वसा को पचाने में सहायता पहुंचाता है। इसके बाद होता है छोटी आंत। इसके बाद देखिए यहाँ पर है छोटी आंत, ठीक है। क्या है छोटी आंत, छोटी आंत ग्रहणी से ही प्रारंभ होती है। छोटी आंत देखिए यहाँ पर ग्रहणी जो है, ग्रहणी यहाँ ग्रहणी से ही ऐसे घूमकर देखिए आई हुई छोटी आंत जो होती है वह ग्रहणी से ही प्रारंभ होती है, और पीछे तक एक पतली नाली के रूप में सीकम तक फैली हुई होती है। देखिए पीछे को एक पतली नाली में सीकम तक फैली हुई है, यहाँ तक देखिए सीका यहाँ पर लिखा गया ना, तो यहाँ तक पूरी फैली हुई है पतली नाली की तरह, ठीक है। तो समझिएगा मेरा कॉलिंग मतलब क्या है, तो जो छोटी आंत होती है वह ग्रहणी से ही प्रारंभ होती है और पीछे तक एक पतली नाली के रूप में सीकम तक फैली रहती है। इसमें भोजन लगभग 3 घंटे तक रहता है। इसमें भोजन का पाचन तथा शोषण होता है। इसमें पाए जाने वाले एमाइलेज, इन्वर्टेज तथा प्रोटीएज एंजाइम भोजन को पूरी तरह से पचाने में सहायता करते हैं। इसके बाद देखिए आता है बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब बड़ी आंत है, यहाँ से यहाँ तक। अब बड़ी आंत के अंदर ये सब जो भी है ये सब इसके अंदर भी आएंगे, ठीक है। बड़ी आंत के ये देखते हैं, तो छोटी आंत के पीछे बड़ी आंत होती है। देखिए यहाँ पर छोटी आंत है, छोटी आंत यहाँ पर है, इस छोटी आंत के पीछे देखिए बड़ी आंत है, ठीक है। छोटी आंत के पीछे बड़ी आंत होती है। सीकम, कोलान तथा रेक्टम से मिलकर बड़ी आंत का निर्माण होता है। देखिए सीकम, कोलम तथा रेक्टम से मिलकर बड़ी आंत का निर्माण होता है। बड़ी आंत का पहला भाग सीकम होता है। बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वह देखिए सीकम होता है, ठीक है। जो एक तरफ खुलने वाली नलिकाओं से बना होता है, जो दो एक तरफ खुलने वाली नलिकाओं से बना होता है। इसका कार्य रेशे को पचाने में सहायता करना होता है। इसके पीछे कोलन स्थित होता है, इसके पीछे देखिए कोलन स्थित है, ठीक है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। यहाँ पर देखिए बड़ी आंत का जो अंतिम भाग वो क्या है, रेक्टम है, ठीक है, जो मल द्वार में खुलता है। देखिए रेक्टम जो मल द्वार में कहाँ पर क्या होता है, खुलता है। इसमें मल एकत्रित रहता है और समय समय पर बाहर निकलता है। मल जिस द्वार से निकलता है उसे वेंट कहते हैं। मल देखिए जिस द्वार से निकलता है उससे क्या कहते हैं, उसे वेंट कहते हैं। मल द्वार से मूत्र तंत्र और प्रजनन तंत्र भी खुलते हैं, ठीक है। तो यही था डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।